मार्केट वॉलेटाइल हो चुका है। क्या करें हम एज इन्वेस्टर्स, समझ नहीं आ रहा। वेल, अगर आप भी इस दुविधा में हो तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, बिकॉज मैंने आज कॉन्वर्जेशन करी है एक ऐसे व्यक्ति से जिनको 18 ईयर से भी ज़्यादा का अनुभव है मार्केट में, जो काफ़ी फेमस मीडिया चैनल्स लाइक CNBC पे तो आता ही है। साथ में 2014 में कमोडिटीज़ एंड फंडामेंटल कैटेगरी में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनको दिया गया था बेस्ट एनालिस्ट का अवार्ड 2016 में भी। IIM अहमदाबाद के पास आउट है एंड इज नन अदर देन द फाउंडर of Dhan and co-founder of Raise Financial Services, Mr. Jay Prakash, who himself is an IIM Ahmedabad alumnus. हमने इस वीडियो में बात करी है कि किस प्रकार से न्यूज़ को फिल्टर आउट कर सकते हैं पैनिक सिचुएशंस में, कैसे बनाएं अपना पोर्टफोलियो, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको पसंद आए तो मेक श्योर लाइक्स में कंजूसी ना करें। और हाँ, अगर आप लोगों को भी धन में अपना अकाउंट खोलना है तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक ज़रूर करें। सो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है जय सर के बारे में, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड ऑल्सो, क्योंकि आज भी ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन होने वाला है हम लोगों के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम जय सर। सो हेलो जय सर, कैसे हैं आप? Yeah, hi Abhishek ji. I'm good. I'm good. अमेजिंग। And pleasure to have you on your channel. थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और यहाँ पर आप आए हैं। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आज हम अपनी जनता को बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएंगे। तो विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश जय सर, मेरा तो पहला सवाल ये है, ये अभी ये बहुत रशिया यूक्रेन का बहुत चल रहा है एंड मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो रहा है बाय द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग अभी। बिकॉज मैं खुद कुछ इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा था, ऑप्शंस मेरे थे, जो M2M फ्लक्चुएशन हुए मुझे ही पता है किस प्रकार से हो रहे थे, अप डाउन, कभी ये खबर कभी वो खबर। तो सर, मेरा पहला ये सवाल है कि ये जो अभी कंडीशन बन रहा है, इस तरह के न्यूज़ आते हैं, बिकॉज आज हम थोड़ा इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव से बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव से इन न्यूज़ को, इस तरह के न्यूज़ को हम डिकोड कैसे करें, किस प्रकार के स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन सी, मतलब इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या रह सकता है, अगर आप इसके बारे में कुछ हमें समझा सकें। यस सर। यानी काफ़ी अच्छा सवाल है। आई थिंक ये जो अभी क्राइसिस वाला सिचुएशन बना है, ये आप देखो लास्ट मार्च 2020 के बाद इन ऐसा सिचुएशन आया है जब इन्वेस्टर्स जो पहली बार मार्केट में आए हैं उनके लिए ये एक अनसर्टेन फेज है। अभी तक मार्केट ऑलवेज हैज़ बीन यूनिडायरेक्शनल, राइट। वो थोड़ी मोड़ी एक दिन की गिरावट होती थी, बट मार्केट रिकवर कर जाता था। तो करेंट लेवल्स पे अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, राइट, तो उसे ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो, आपको ये थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखना है कि वो कंपनी का इम्पैक्ट ये वॉर लाइक सिनारियो या मार्केट करेक्शन से कितना खराब हो सकता है। ओके। so exposure towards international markets, so apart from say US यूक्रेन वॉर वाला जो सिनारियो है, अब देखिए क्रूड ऑयल भी ऑलमोस्ट $95 के आसपास चल रहा है। सो क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में, स्पेशली जहाँ पे हम लोग क्रूड इंपोर्ट करते हैं। सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे FMCG है आपके, बाकी डायरेक्टली यहाँ पे एविएशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये सब क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर हायर होने से यहाँ पे रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ता है, उनका मार्जिन श्रिंक होता है बिजनेसेस का। ओके। तो वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग और लॉजिक लगा के ये समझना है क्या ये शॉर्ट टर्म का जो करेक्शन है, इससे जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, क्या वो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आप FMCG में इन्वेस्ट करते हो तो आप साबुन यूज़ करते हो, आप टूथब्रश यूज़ करते हो, आप रोज़ खाने एसेंशियल्स आइटम्स खरीदते हो, वो तो आपका नेसेसिटी है, वो आपको खरीदना ही है, बिल्कुल। राइट। हो सकता है कि अगर आप पेंट्स एक इंडस्ट्री है जिसमें क्रूड ऑयल बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो पेंट का रॉ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो हो सकता है प्राइसेस इंक्रीज हों, लेकिन ये टेम्पररी है, राइट। तो और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत डिपेंडेंट हैं ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स, वो सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ सकता है, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट हैवी कंपनी में इन्वेस्टेड हो और वो अगर वॉर लाइक सिनारियो हो जाता है और फॉरेन एक्सपोर्ट्स में अगर इम्पैक्ट आता है, तो कंपनीज का हो सकता है आगे चल के क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स खराब रहे। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है।
कि आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो स्टॉक का ओवरऑल इम्पैक्ट इन हम्म। कमिंग 2-3 क्वार्टर्स कैसा रहना है। अगर वो अच्छा। उस इम्पैक्ट के कारण आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल सेल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नहीं गिरता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये साइक्लिकल चीज़ें हैं और ये आप रिकवर कर लोगे। अच्छा सर, आपने एक शब्द का अभी प्रयोग किया है और मेरी ऑडियंस भी बहुत बार पूछती रहती है, साइक्लिकल, और ऐसे कुछ स्टॉक्स को भी शायद साइक्लिकल कहा जाता है। सर इसके बारे में थोड़ा प्रकाश आप डाल सकते हैं, ये क्या होता है एग्जैक्टली exactly? देखिए, साइक्लिकल स्टॉक्स आप अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये इस तरह के स्टॉक्स हैं जहाँ पे कभी इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है और किसी समय यहाँ पे डिमांड डिप हो जाता है। राइट, अगर आप एग्जांपल लें कि अगर इकोनॉमी में यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, राइट, तो इंडस्ट्री जैसे सीमेंट है, इस तरह के सेक्टर्स, स्टॉक्स या इस तरह के इंडस्ट्री का यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। ओके ओके ओके। तो सर अभी एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई यहाँ पर जो आपने समझाई है कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन एक जनरल अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई नया निवेशक मार्केट में आता है तो वो कौन से 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर या आप बोल सकते हैं चीज़ें होती हैं जो एक इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड सर इसको आप इस तरह से समझाइए कि जैसे कोई अकाउंट्स के बैकग्राउंड से नहीं आया है, जिसको फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं पता है, क्योंकि ऐसी हमारी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है। तो सर यस। अभिषेक जी, देखिए, इन्वेस्टिंग के लिए ना सिर्फ दो चीज़ें लगती हैं, एक कॉमन सेंस और एक आपका लेवल ऑफ पेशेंस। अगर आप ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन नहीं लगता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स और दलाल स्ट्रीट में हम लोगों ने देखा है बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करके बहुत पैसे बनाए हैं। बस ये उनके पास ये दो चीज़ें थी कि वो पेशेंट थे अपने इन्वेस्टमेंट पे, और उनके पास वो मेंटल फ्रेम था कि जब मार्केट गिर रहा है तब भी वो अपने कन्विक्शन पे थे। इस ये इसके अलावा कोई नए इन्वेस्टर को जो मार्केट में पहली बार आना चाह रहा है, आई थिंक दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ख्याल रखना। एक, मार्केट में अगर आप रियलिस्टिक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन लेके अगर आते हो तो ओके। यहाँ पे आप मार्केट में निराश नहीं होगे। सो ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज, हिस्टोरिकली देखा गया है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको बाकी सारे एसेट क्लासेस से बेहतर रिटर्न देता है। चाहे आप अच्छा। गोल्ड में पैसे लगाएं, रियल एस्टेट में पैसे लगाएं या किसी और चीज़ में लगाएं, ओवर अ सर्टेन पीरियड यहाँ पे सबसे अच्छा रिटर्न आता है। जस्ट एग्जांपल, आपने सुना भी होगा कि अगर जब इंडेक्स लॉन्च हुआ था पीएससी, तो वो 100 के बेस पे था, आज वो बिल्कुल 55-56 हज़ार है, राइट, ओवर बिल्कुल। ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जितना मल्टीपल रिटर्न है शायद ही किसी और एसेट क्लास ने इतना दिया होगा। तो आप ओके। अगर राइट एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं हम्म। तो यहाँ पे आपका निराश होना बहुत, प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। ओके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो सेक्टर का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, या आपके आसपास देख के आप कॉमन सेंस लगा के आइडेंटिफाई कीजिए कि जो जो सेक्टर है वो सेक्टर आगे चल के कितना प्रॉमिसिंग है। ओके। अगर कोई डिक्लाइनिंग सेक्टर है और आपको उसमें कोई प्रॉमिसिंग कंपनी मिल रही है तो वहाँ पे आप रिटर्न नहीं कमा सकते हो, राइट। तो और सेक्टर आइडेंटिफाई करने का एक बहुत बेसिक तरीका है कि जब बजट अनाउंस होता है तो आप बजट के स्पीच का समरी अगर आप पढ़ पाएँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट किस सेक्टर की तरफ है, या गवर्नमेंट का जो बजट में स्पेंडिंग एलोकेशन है उसके कारण कौन से सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल लीजिए, ये 2022 का जो बजट था जी फरवरी को, जी इसमें गवर्नमेंट ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे हाईलाइट किए कि 23,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे वो बनाएंगे, जी 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 राइट। सेकंड था कि 48,000 करोड़ एलोकेट किया गया 80 लाख घरों को बनाने के लिए। जी। तो अगर आप सिर्फ ये दो स्पेंडिंग पैरामीटर को लेके चलें तो अगर आप 23,000 किलोमीटर का अगर हाईवे बनाते हैं, सो इट्स बेसिक चीज़ उसमें क्या लगेगी, और अगर आप 80 लाख नए घर बनाएंगे तो उसमें बेसिक चीज़ क्या लगना है। सो जैसे सबसे सीमेंट बेसिक हो चीज़ गए। क्या, एग्जैक्टली, ओके। सो सीमेंट एंड स्टील बहुत बेसिक है, जो लगना ही है, जिसके बिना आप ये दो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो।
तो इसके अलावा बहुत सारे एंसिलरी चीज़ें होती हैं, जैसे आप अगर हाईवे बना रहे हो तो हाईवे के कारण आसपास के छोटे गांव हैं या स्मॉल टाउन्स है वो डेवलप होंगे, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, राइट। तो वहाँ भी हाउसिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप हाईवे अच्छा है तो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो जिसके ओके। कारण जो कंपनी गुड्स सप्लाई करती है या फ्लीट वाली कंपनी है उनके लिए भी बेनिफिट है। अगर हाईवेज के साइड में अगर आप से कोई मॉल्स रेस्टोरेंट्स खोलते हो, अगर आपका हाईवे अच्छा है तो आई थिंक फूड कोर्ट्स होंगे, राइट। तो उस तरह की एफएम वो फास्ट फूड क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर ओके। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुलते हैं तो आपके वहाँ टेलीकॉम कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, सो उस तरह से रिलेटेड कंपनीज भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें एंसिलरी है, राइट। सो यहाँ पे कोर क्या है, कोर ये है कि आपका स्टील एंड सीमेंट वो लगना ही है। बिल्कुल। तो ओके। आप तो आपको ये पता है कि स्टील और सीमेंट में मुझे इन्वेस्ट करना है जी। क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्शन है और जो सेक्टर पे स्पेंडिंग होना है वो भी मेरे फेवर में है। तो अब मुझे देखना ये है कि मैं अगर सीमेंट स्टॉक आइडेंटिफाई करता हूँ तो मैं कौन से सीमेंट स्टॉक खरीदूँ, या मैं लार्ज कैप खरीदूँ, स्मॉल कैप खरीदूँ। सो आइडियली फॉर एनी न्यू इन्वेस्टर या हम्म। मार्केट में जिसने बहुत समय स्पेंड नहीं किया है, हम्म। मार्केट लीडर्स के साथ जाना एक बेटर और सेफ स्ट्रैटेजी रहता है। सो ओके। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सीमेंट सेक्टर में मार्केट लीडर्स कौन है, और हम्म। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, किसी भी शहर में हो, आप अपने आसपास देख सकते हो कि कौन सा आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वहाँ पे जो सीमेंट मिलता है वो कौन सा सीमेंट है। जनरली आप कुछ गिने चुने नाम देख सकते हो। अब आपको इस कंपनी के बारे में फर्दर जानना है, राइट। तो आपने तो ये देख लिया कि ये सेक्टर सीमेंट है और इस सीमेंट में से एक कंपनी है, से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है। यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, जी। अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो अब मुझे देखना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट का फिनेंशियल्स क्या है तो सर सॉरी टू कंपनी इंटरप्ट में। ओवर हियर, ये आप बता रहे हैं कि हमें कुछ कुछ चीज़ें देखनी रहेंगी अबाउट द कंपनी, एंड जैसे कि आप भी एक बहुत प्रॉमिसिंग ब्रोकरेज हाउस चला रहे हैं धन के नाम से, तो मैं बिकॉज क्या होता है सर कि थोड़ा हम स्क्रीन पे इंटरेक्शन अगर करते हैं, थोड़ा देखते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो क्या अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए धन पे अकाउंट खोलते हैं तो उनके लिए कुछ एज एन इन्वेस्टर डू वी हैव सम फीचर्स, और अगर आप स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक्सेस देता हूँ तो अगर आप कुछ उस पे थ्रू भी बता सकते हैं सर, मतलब इफ यू डोंट माइंड, उससे क्या थोड़ा सा ऑडियंस को भी हेल्प श्योर हो श्योर, जाएगी। जी। आई थिंक ये काफ़ी जी। अच्छा सजेशन है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसमें जी हम सर। लोग देख पाएंगे इस चीज़। एंड गाइस, जब तक सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और स्क्रीन आ रहा है, मेक श्योर अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो धनाधन लाइक कर दो इफ़ यू वांट कि हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशंस और भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। लाइक्स में कंजूसी मत करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। ओवर टू यू सर। या ओ वाओ। हाँ जी। सो सो दिस आई थिंक इज। आप देख पा रहे हैं ये हमारा धन का स्क्रीन है। जी। तो इसमें मैं, जैसे हम लोग अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर रहे थे, राइट। तो हम्म। इसमें अगर आप यहाँ पे अल्ट्राटेक को सर्च करते हो तो अब आप यहाँ अगर फंडामेंटल्स कैटेगरी में आते हैं जी। तो फंडामेंटल्स में आप देखिए ये कंपनी के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। सो अल्ट्राटेक सीमेंट, इसका मार्केट कैप क्या है, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और यहाँ पे है, हम लोगों ने इसको डाला है कि यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो। सो इसमें देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग 59.96% है, राइट। 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 सो जो जो पॉइंट में आपको बताना चाह रहा था कि किसी भी कंपनी का प्रोमोटर का होल्डिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ये पता चलता है कि कंपनी अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है तो उसमें प्रोमोटर का इंटरेस्ट कितना है। ओके। ओके। सो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको पता चल रहा है। फिर आप देखिए इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने परसेंट इन्वेस्ट किए हैं, ये 15.15 है। जी। इसमें एफआईआई लोगों का इन्वेस्टमेंट 16.59% है। ओके सर, अगर इसमें मान लीजिए प्रमोटर होता 30%, तो फिर हमको कॉशियस होना पड़ता क्या इस चीज़ पे? नहीं, आपको फिर यहाँ पे इसका कंपैरिजन करना है इसके और पेयर ग्रुप के साथ अच्छा।
कि उसमें ओके। उसमें यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग क्या है। जस्ट ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं जस्ट आपको दो बैंक्स का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सर। स्क्रीन पे। से एसबीआई एक बैंक है, इसके हम यहाँ फंडामेंटल्स पे गए। यहाँ देखिए एसबीआई में प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 57% है। जी। जी। राइट, तो ये बिल्कुल। प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, एसबीआई में प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। राइट, अब मैं दूसरा एक बैंक लेता हूँ, यस बैंक। अरे सबका फेवरेट बैंक है सर ये तो। गाइस अगर आप यस बैंक होल्ड करते हो तो लाइक कर देना। जी। देखिए यस बैंक में प्रोमोटर अरे का होल्डिंग जीरो। सो अब जीरो। सो आपको अगर एज एन इन्वेस्टर, जो नया इन्वेस्टर है, कॉल लेना है आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। हालांकि एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी कंपनी को रिकमेंड या उसको नॉट रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सो इट जस्ट एन एग्जांपल विच आई वांट टू जी शो थ्रू। गाइस पूरे वीडियो में डिस्क्लेमर है, हम कुछ जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है। तो सर ऑब्वियसली अपन एसबीआई करेंगे इस केस में तो। बाय। बिल्कुल। ये सो मैंने बताया कि कॉमन सेंस और लॉजिक, आपके पास अगर डेटा है तो आप खुद कॉमन सेंस अप्लाई करके ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो बट यहाँ पे सर बट सिर्फ ऑब्वियस सिर्फ सिर्फ शेयर होल्डिंग के बेसिस पे हम बाय सेल कर लें, मतलब कुछ और भी हो सकता नहीं, है। ये एक एक पैरामीटर है। इसके अलावा अगर हम देखें फाइनेंशियल्स, राइट, ओके। इसमें आप धन के ऐप में यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स के बाद फाइनेंशियल्स मिल जाता है। सो फाइनेंशियल्स में मुझे ये भी देखना है कि यहाँ पे कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो कितने हैं। ओके। ओके, ओके। सो ओके। सो अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी कितनी है कंपनी में, कर्जा कितना है। ओके। कर्जा कितना है। जी। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे प्रॉफिट को भी देखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम्म। और यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर आपका जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का अगर जो ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है वो ±5-10% है, तो ठीक है, वो मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से इतना सेल्स डिप और इतना सेल्स इंक्रीज होता है। लेकिन अगर दोनों में वेरिएशन से 50% का है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी 50% 40% का वेरिएशन है, तो वो एक बहुत एरिया ऑफ कंसर्न है कि कंपनी का ऑपरेशंस कंसिस्टेंट नहीं है, कि कंपनी अपना रेवेन्यू और अपना प्रॉफिटेबिलिटी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर मेंटेन नहीं कर पा रही है। सो दिस इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। तो इस तरह के कंपनीज को हमें फर्दर डिग करना चाहिए। सो ओके। फर्दर डिग करने के लिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो होता है, वो आपको न्यूज़ कंपनी के ऊपर कि इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी येस बैंक देख रहे हैं, तो येस बैंक का ये कल का न्यूज़ है। यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स में ही ये न्यूज़ एंड मीडिया सेक्शन में मिलेगा। हम्म। कल राणा कपूर जी को बेल मिला है। जी। राइट, सो इससे पहले भी जो कंपनी ने कुछ भी अगर पॉजिटिव किया है या कोई भी नेगेटिव चीज़ है तो यहाँ पे आप न्यूज़ सेक्शन में देख सकते हैं। तो एक ओके। इन्वेस्टर को कोई भी ओके। जो बेसिक जानकारी चाहिए टू टेक अ कॉल कि मुझे इस सेक्टर या वाओ। स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो आपको इस हमारे धन के अमेजिंग। प्लेटफॉर्म पे। मतलब अच्छा, और सर ये इस चीज़ के लिए ये जो आप सारे फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स रियल टाइम ट्रेड्स जितने भी सारे, इसके लिए आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं मतलब सारा डेटा के लिए, या इट इज़ विद इन दैट आपने अगर धन पे अकाउंट खोला तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कैसा है सर? ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री है अकाउंट्स के साथ, और हम लोग कोई अकाउंट ओपनिंग और एएमसी भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। सो दिस ऑल डेटा कम्स अलोंग विथ द इफ यू बिकम अ क्लाइंट। अमेजिंग अमेजिंग सर, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी है स्क्रीन पे। एंड गाइस बाय द वे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर आप जाके चेकआउट करें बिकॉज ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है, नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टर्स, ट्रेडिंग के लिए भी इधर बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आज बिकॉज हम इन्वेस्टिंग की बात करने वाले हैं मेन, ट्रेडिंग वाला जो हमने ऑप्शंस पे वीडियो बनाया धमाकेदार, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेक कीजिएगा। तो सर मुझे एक और इधर एक सवाल आया था कि जब हम ये देख रहे हैं, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, एक आपने यहाँ पर हिस्टोरिकल
शेयर होल्डिंग है, हम इसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं सर, मतलब अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है उस बेसिस पे। बिल्कुल बिल्कुल, यस। सो यहाँ पे आप देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे शेयर होल्डिंग में वेरिएशंस क्या हो रहे हैं। ओके ओके, किस में बढ़ रहा है किस में घट रहा है हमको ये देखना बढ़ रहा पड़ेगा। है। सो यहाँ पे देखिए नॉन प्रोमोटर्स कैटेगरी में सितंबर 2021 में यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। जो ज़ीरो था वो 7.75% हुआ है, फिर दिसंबर में भी यहाँ इंक्रीज़ हुआ है। ओ सो जैसे जैसे कंपनी अपने क्राइसिस सिचुएशन से बाहर आ रही है तो थोड़ा सा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आने के कारण यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट सर। और बिल्कुल हमारे दर्शक भी धन ऐप चेक करेंगे। बट देन आई हैव टू मोर क्वेश्चंस। एक एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं मुझसे वो ये रहता है कि यार हम एसआईपी करें या फिर लमसम पैसा डाल दें मार्केट में, ये बहुत बार सवाल आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अनुभवी इंसान से इसके बारे में पूछा जाए। तो सर आपका इस पे क्या कहना है, एसआईपी या फिर लमसम, क्या करना चाहिए कि निवेशक को? बेशक एसआईपी। ओह, क्यों? देखिए रीज़न ये है कि मार्केट को टाइम करना किसी के बस की बात नहीं है। सो अगर आप आज के सिनारियो में जब चारों तरफ बहुत यूफोरिया वाला माहौल है, मैं आज नहीं से मैं 2000 दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, जब लगता है कि इंडेक्स नया लाइफ टाइम हाई बनाता चला जाएगा, और आप एक फोमो इफेक्ट में आ जाते हैं कि आई फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, और मैंने अपनी सारी सेविंग्स मार्केट में डाल दी क्योंकि मैंने देखा कि मेरा पड़ोसी, मेरा क्लासमेट, मेरा बैचमेट बहुत सारे रिटर्न कमा चुका है लास्ट 2 साल में। तो उसके कारण, बट आपने वो इम्पल्सिव डिसीजन था आपका, राइट? आपने कुछ देखा नहीं और आपने इन्वेस्ट कर दिया, और आज आप फरवरी 2 महीने बाद आप रिपेंट कर रहे होते हैं। वही अगर आप एसआईपी मोड में अगर जाते हो, आपने अगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिया है, उस स्टॉक्स को आप एवरी मंथ या एवरी वीक अगर बाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन और आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन, तो आप हर एवरेज पे इन्वेस्ट कर रहे हो। मार्केट करेक्ट हो रहा है और आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर कोई स्टॉक आपने 500 पे लिया है तो हो सकता है सेम स्टॉक आप 450 में खरीद रहे हो, 400 में खरीद रहे हो, तो आपका एक बाइंग एवरेज बहुत हेल्दी रहता है, और आपका रिटर्न जब मार्केट चलता है तो आपका रिटर्न्स कंपैरेटिवली हायर होता है, और आप थोड़े से स्ट्रेस में कम रहते हो, क्योंकि आपने अगर एक साथ ही अपना सारा सेविंग्स डाल दिया है और वो 20% डाउन है, तो आप बहुत चांसेस ज़्यादा हैं कि आप पैनिक में आके अपना सारा पोर्टफोलियो बेच दोगे, और आप मार्केट से एक बैड एक्सपीरियंस के साथ एग्जिट लोगे। ओके, तो आपके हिसाब से इसलिए एसआईपी सबसे बेस्ट है सबके लिए, करेक्ट? बट जी बिल्कुल। सर इसमें एक और ये सवाल होता है, एवरेज तो अच्छा हो जाता है बट साइकोलॉजिकली हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मार्केट जब ऊपर जा रहा है, अगर हम उस पर एसआईपी कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हम महंगे में क्यों पैसा डाल रहे हैं इस चीज़ पे। तो इस चीज़ को हम कैसे साइकोलॉजिकली हम कैसे टैकल कर सकते हैं कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था, जैसे मान लीजिए 11,000 से निफ्टी चले गया 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, तब हम ऐड कर रहे हैं तो हम तो महंगा लेते जा रहे हैं। तो सर उस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई करें खुद के लिए? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में अगर आपने टाइम स्पेंड किया है तो दिस कम्स विद द एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंपनी की अर्निंग्स ग्रो कर रही है, तब आपने अर्निंग्स अच्छी है इसीलिए स्टॉक ऊपर जा रहा है और आपने इन्वेस्ट किया है, और आपका एक नज़रिया है मार्केट के ऊपर, वो नज़रिया भी आपका शॉर्ट टर्म नहीं है कि मैं 6 महीने साल भर के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल है, तो यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस, ऐसे साइकिल्स आते हैं जहाँ पे स्टॉक इंडेक्स हो सकता है 15,000 से 18,000 हो जाए, फिर 15 आए, फिर 13,000 आए, तो ये आप ये इस चीज़ को एडवांटेज ले सकते हो। ओके, और ये फ़ायदा हम सिर्फ सिप पे ही ले सकते हैं बिकॉज टाइमिंग हम कर नहीं सकते, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा इस पर, टाइमिंग क्योंकि बात आई तो टाइमिंग के बारे में, और एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है जो बहुत बार इनके बारे में बोलते हैं, वॉरेन बफेट सर है। तो मेरा एक सवाल था, बेसिकली मेरी ऑडियंस भी बहुत बार पूछती है कि ये वॉरेन बफेट सर के जो कंसेप्ट्स हैं, जो वो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बोलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, बेंजामिन ग्राहम सर के कोट करते हैं,
ये सारी चीज़ें आज के समय पे 2022 में जब हम बात करें, क्या ये सारी चीज़ें वैलिड हैं? और स्पेसिफिकली सर इंडियन मार्केट की बात करें, क्योंकि बहुत डिबेट चलती है मेरे ऑडियंस के बीच में कि नहीं, वॉरेन बफेट सर का समय चले गया है, अब वो नहीं है। आपका उन पे क्या कहना है? क्या उनके रूल्स वैलिड हैं आज के समय पे भी? से अभिषेक जी, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग हैं वो हमेशा के लिए वैलिड है। जैसे आप अगर कुछ अकाउंटिंग में कोई कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो ओवर टाइम वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता है। कंपनीज अगर हैं तो उनका सेल्स और रेवेन्यू इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। उसी तरह इन्वेस्टिंग के जो रूल्स हैं वो नहीं बदल सकते हैं। बट हालांकि क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में हो, आपका कंट्री का करंट स्टेटस क्या है। सो आज एज अ कंट्री अगर हम देखें तो हम लोग लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज का हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। तो ये जो एज ग्रुप है से 25 टू 35, जो आज के दिन में मेजर मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए रिस्क टेकिंग आसान है, क्योंकि उनके पास नेक्स्ट 25-30 साल हैं जहाँ पे वो अपने सेविंग्स को बना सकते हैं। सो दिस इज अ राइट। गुड टाइम फॉर देम टू एक्सपेरिमेंट, लर्न। और इसी कारण आप देखिए इंडियन मार्केट्स में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट? हम्म। बिकॉज और दूसरा एक है कि वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें हर जी। चीज़ फास्ट चाहिए, राइट? सो हम अगर फेसबुक में कुछ पोस्ट करते हैं तो उसका लाइक तुरंत मिलना चाहिए, राइट? सो उसके कारण हो सकता है कि अदर एसेट क्लासेस में भी लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि वहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन राइट। जब आप वोलेटिलिटी को प्ले करना चाहते हो तो उसमें यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल जो आप डाल के वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन अब जब आप इन्वेस्टिंग की बात करते हो तो आपका जो प्रॉफिट बनता है ट्रेडिंग से, उसको एक लॉन्ग टर्म वे में इन्वेस्ट करना, ताकि आपका जो रिटर्न आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस, वो आपको आपका फ्यूचर का टेक केयर कर ले। तो वो अगर आप उस नज़रिए से देखें तो जो प्रिंसिपल्स वॉरेन बफेट के जो रिकमेंडेड हैं वो आई थिंक स्टिल होल्ड्स। तो गाइज अभी तक आउटडेटेड हुए नहीं है जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर ने भी ये कहा है। बट सर, जानने से पहले ना मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग बट थोड़ा बहुत रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग। सर, एफ.एन.ओ लोगों को करना चाहिए? अगर हाँ तो किसको करना चाहिए? इफ़ यू कैन शेड सम लाइट, या सबको इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, या कैसे? व्हाट शुड पीपल एक्चुअली डू? देखिए, एफ एंड ओ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, राइट? जी। डिपेंडिंग आप अगर अपने रिस्क को आप समझते हो और आप डिफाइन कर सकते हो कि मैं हायर रिटर्न अर्न करना चाहता हूँ और मेरे ये हायर रिटर्न्स के लिए ये मैंने कैपिटल एलोकेट किया है। और आज के दिन में देखिए, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था एफ एंड ओ ट्रेडिंग का, वो था एक्स्ट्रा लेवरेज, जो आज रेगुलेटर ने बंद कर दिया है। जी। तो जी। इट 1:1। सो अगर आप एक लॉट निफ्टी लेना चाहते हैं और आपके पास अगर 1 लाख रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो यू नीड टू हैव 1 लाख ऑफ रुपीज, करेक्ट। राइट? सो ये एक बहुत अच्छा मूव है। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप यंग हो, आपके पास अर्निंग के लिए आपका पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, तब तक यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट इन टू दिस, बिकॉज यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और अगर आप उसे राइट वे में वेरियस स्ट्रैटेजीज के साथ यूज करें तो इट गिव्स यू एक्सेलेंट रिटर्न। एंड इस तरह के वोलेटाइल मार्केट्स में डेरिवेटिव्स, एफ.एन.ओ आपको हेजिंग टूल की तरह भी यूज करने का मौका मिलता है। अगर आप बिल्कुल। ऑलरेडी इंडेक्स में इन्वेस्टेड हैं जी जी जी। तो आपको लगता है मार्केट नीचे जा रहा है तो आप अपने स्टॉक्स को नहीं सेल करेंगे। सो उसको अगर आप हेज कर सकते हैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस के थ्रू, तो आई थिंक आपका जो पोर्टफोलियो बेचने का वो पैनिक स्टेट है, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ओके ओके। वो मैं सर जिम साइमन सर के बारे में भी पढ़ रहा था, तो वो बेसिकली कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि कंपेयर कर रहे थे बाकी फंड मैनेजर्स को कि इनका कैसे रिटर्न बीट कर देता है। तो उन्होंने बहुत सारे रिटर्न तो डाउन मार्केट में बनाए, तो उन्होंने वही कहा कि बिकॉज मेरे पास डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसके थ्रू हम हेज भी कर सकते थे एंड जिसके कारण हम शॉर्ट सेल कर सकते थे, उस चक्कर में उनने अपना एक रिटर्न एक ओवरऑल अच्छा खासा बनाया है। तो दिस दिस मेक्स सेंस। एंड सर एक आखिरी सवाल, ऑल्दो सवाल तो बहुत सारे आते रहते दिमाग में, बट एक इन्वेस्टर्स हमारे भाई बहनों के लिए पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो उसमें हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम बनाएं पोर्टफोलियो को, अपना पोर्टफोलियो अगर बिल्ड करना है। अ, देखिए अभिषेक जी, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं फॉर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स और आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं, ओके। आप फर्स्ट टाइम मार्केट में करना चाहते हैं, सो सबसे बेटर तरीका है मेरे हिसाब से, वो है कि आपको इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके राइट, इंडेक्स ईटीएफ में एसआईपी रूट के थ्रू। ओके। सो सो उसमें इसीलिए मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि आप देखिए लास्ट 5 साल में हमारा जो निफ्टी का कॉम्पोजिशन है उसमें 25% ऑफ स्टॉक्स जो निफ्टी के पार्ट होते थे वो आज निफ्टी में नहीं है। जी जी तो बिल्कुल। इसमें कुछ नाम है जैसे डीएचएफएल, यस बैंक, और भी कंपनियां हैं, ओएनजीसी, जो एक समय बहुत अच्छे यहाँ पे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के फेवरेट हुआ करते थे। कुछ कारण से वो वीड आउट हो गए, लेकिन आप बिल्कुल। लास्ट 5 साल में देखें निफ्टी हैज़ गॉन अप। राइट। राइट, सो 6,000 होता था निफ्टी, वो आज 18,000 के आसपास है। सो निफ्टी और इंडेक्स हैज़ ग्रोन 3 टाइम्स, लेकिन वो स्टॉक्स थे वो शायद आज 1/10 हो गए हैं। जी जी। तो अगर आप किसी स्टॉक में एसआईपी करें और बिल्कुल आप मार्केट में नए हैं, तो हो सकता है कि वो आप ये 25% वाले स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो और आप मार्केट में कुछ भी नहीं अर्न करें, रादर आपने कैपिटल डिस्ट्रॉय किया। अगर ओके। आप इंडेक्स में होते तो इंडेक्स ऑलवेज वीड्स आउट, सो हम लोग अपने सर्कल में बहुत ही लाइटर नोट पे ये बात करते हैं कि दो चीज़ों का ऊपर जाना हमेशा तय है, एक इंसान और दूसरा निफ्टी। जी 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 जी। तो ओवर एंड वी हैव सीन हिस्टोरिकली सेंसेक्स या निफ्टी आप देखिए, देयर हैव बीन सिचुएशंस ऑफ क्राइसिस, स्कैम्स। हम लोगों ने 2008 में सब प्राइम क्राइसिस देखा, कोविड के समय भी हम लोगों ने वो मंदी वाला माहौल देखा, बट इंडेक्स हैज़ ओवरऑल resisted everything and it has gone up, क्योंकि आज इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। राइट, सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड नाउ। और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंटरनेट पेनेट्रेशन, मोबाइल यूसेज, तो कंट्री को ग्रो कर रहा है, और कंट्री ग्रो करेगा तो आपका स्टॉक मार्केट चलना ही है। सो यू नीड टू बी इन अ राइट स्टॉक। अगर आप स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। Just ओके। on that note, also like to show that हमारा धन पे we also have this option of if अगर आप allow करें तो I श्योर can श्योर share श्योर my सर, श्योर सर, वुड लव टू सी दैट। so I'll show। यहाँ पे आप होम स्क्रीन पे आते हैं, so there is something called ETF here। ओह। ETF में आप गए, यहाँ पे से आपने SBI ETF, निफ्टी, ये वेरियस ETFs अवेलेबल हैं। सो मैंने ऐसे ओके। एग्जांपल कोई भी ETF ले लिया, से मैंने कोटक से SBI ETF ले लिया निफ्टी का। जी। अब इफ आई गो हियर, मैं इस पे बाई पे जाता हूँ, हाँ हाँ। यहाँ पे मैं बाई सेल का मेरे पास ऑप्शन है, जी। और प्लस इसमें मैं एसआईपी भी कर सकता हूँ। आहा। ओके ओके। से किसी भी मैंने लिया, या देखिए यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट एसआईपी, और ये मैं इस पे जाता हूँ स्टार्ट ओके। एसआईपी, तो मेरे पास मंथली, वीकली और डेली। अच्छा, तो हम यहाँ मंथली का भी डिसाइड करता एसआईपी हूँ। कर सकते हैं, वीकली भी और डेली भी कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके। तो वाओ। मैंने अगर से एग्जांपल मंथली सिलेक्ट किया, जी। और मैंने डे ऑफ द मंथ सिलेक्ट किया कि मैं एवरी से 10th ऑफ एवरी मंथ हम्म। मैं अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, और सिर्फ एक क्वांटिटी से, या मैं इसको 10 क्वांटिटी कर देता हूँ। और यहाँ मैंने सेट स्टॉक एसआईपी कर दिया। सो अब ये मेरा यहाँ ऑर्डर्स में चला गया।
एस आई पीज में गया मैं, या मेरा ये एस आई पी सेट हो गया है। सो मंथली 10th ऑफ एवरी मंथ आई वॉन्ट टू बाई 10 क्वान्टिटी। सो हर महीने के 10 तारीख को मेरा ये बाई होता रहेगा। वाओ, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर गाइज। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेक भी करें। तो हम इस पे सर आराम, मतलब एक जिस इन्वेस्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो बस इधर आए ETF पे अपने SIPs लगा दे और बढ़िया अपना काम पे लग जाए, करेक्ट? जी। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। तो सर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन हुई है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे ऑडियंस को ये बताया है जिससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने भी मिली है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने आपका टाइम निकाला एंड हमारी ऑडियंस को भी इन सारी चीज़ों में हेल्प करी। जाते जाते अगर कोई नगेट्स ऑफ विजडम एक या दो आप इन्वेस्टर कम्युनिटी को देना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा? देखिए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में, और इन टर्म्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस और ऑल्सो इन्वेस्टिंग, कि जो स्टेज पे हम लोगों ने जब अपना इन्वेस्टिंग कैरियर शुरू किया था और आज, दोनों में मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हम जिस पोजीशन पे हैं एज अ कंट्री, राइट, सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, और एसेट क्लासेस बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जिस हिसाब से बढ़ा है। इसमें यू नीड टू have identify something, a news out of noise, right? So वो होना बहुत ज़रूरी है। नॉइस, ओके। तो उसका ध्यान बहुत रखना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी कोई इवेंट होता है तो उसका एक्स्ट्रापोलेट बहुत ज़्यादा होता है। आप हर सोशल मीडिया पे, हर न्यूज़ चैनल पे नेगेटिव न्यूज़ें ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एक पैनिक का माहौल क्रिएट कर देता है अगर कोई इन्वेस्टर है, और स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है। तो उसे राइट चैनल पे जाके ये फिल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं सुन रहा हूँ उस पर मैं तुरंत रिएक्ट करूँ, या आई शुड गो एंड डू सम एनालिसिस एंड देन रिएक्ट। जैसे आपके चैनल हैं, या आप इतनी अच्छी तरह से एक इन्वेस्टर कम्युनिटी को आप केटर कर रहे हैं, सो यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस। So, and congratulations to you, and so people like you are making the whole investing ecosystem in India more friendly. So best of luck, and it's been my pleasure to be on your channel again. थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन हुआ है और मैं आगे भी लुक फॉरवर्ड करूँगा कि जब भी आपको समय हो आप आए हमारे चैनल पे, हमारे दर्शकों को गाइड करें। एंड गाइज ये एक बहुत ही, मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी। जो भी लर्निंग्स मिली है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और एज यूजुअल वीडियो में लाइक की कंजूसी मत कीजिएगा, सर ने इतना अच्छा नॉलेज दिया है। एंड विद दैट बीइंग सेड सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल। एंड guys, keep learning, keep growing, keep investing, and keep trading.